हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां पे आपको कोड टाइप करना है Vimrees@14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, दीनदयाल आदर्श योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पे आवास नहीं आदर्श होगा। तो आपको बताना है कि जो दीनदयाल आदर्श योजना है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डाक टिकट संग्रह, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। दीनदयाल आदर्श योजना का जो संबंध है वह है डाक टिकट संग्रह से, यानी ऑप्शन जो सी है हमारा पहले प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत में बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है, यानी कि जो हमारा इंश्योरेंस का सेक्टर है उसको नियंत्रित करने वाली सबसे सर्वोच्च संस्था आपको बतानी है। जल्दी से जवाब दीजिए इसका आप। तो भारत में इंश्योरेंस सेक्टर यानी कि बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है उसको हम कहते हैं IRDAI। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि IRDAI, जिसको हम बोलते हैं IRDAI। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका पूरा नाम क्या होता है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। तो इसे भी आप याद रखिएगा, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो IRDAI के वर्तमान में अध्यक्ष आपको मिलेंगे सुभाष चंद्र खुंटिया। कौन है, तो सुभाष चंद्र खुंटिया जो हैं ये वर्तमान में IRDAI के अध्यक्ष हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम LIC की बात करें तो LIC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। तो LIC के अध्यक्ष आपको मिलेंगे MR कुमार। कौन है, तो MR कुमार जो हैं ये वर्तमान में LIC के अध्यक्ष हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो औद्योगिक जो श्रमिक होते हैं, जो इंडस्ट्रियल लेबर होते हैं, उनके लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है सॉरी, कौन जारी करता है, तो यह जारी किया जाता है CSO के द्वारा। किसके द्वारा, तो CSO, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम ब्यूरो के द्वारा। श्रम ब्यूरो के द्वारा जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी में, यानी कि श्रम ब्यूरो के द्वारा जो है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। तो लेबर ब्यूरो जो होता है, जो श्रम ब्यूरो होता है, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप का जो संबंध है वह किससे है, तो हॉकी से, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध है हॉकी, यानी और ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। दोस्तों, जो हम डेली आप तक 30 प्रश्न पहुंचा रहे हैं ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से, आप इन 30 प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से सॉल्व किया करें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले NTPC एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ईमानदारी से आप इन 30 प्रश्नों को सॉल्व किया कीजिए। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि आप इन 30 प्रश्नों में से कितना सही कर पा रहे हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को आप बिल्कुल ईमानदारी से अटेंड किया कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना की सबसे कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो चंबल, बेतवा और केन, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ये जो तीनों नदियां हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा यमुना गंगा में कहाँ मिलती है, तो जो यमुना नदी है यह प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में, इलाहाबाद का नाम पलट के प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज में जो है यमुना आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, और यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो चंबल, बेतवा और केन। तो इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कि 1 MB किसके बराबर होता है।
तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB के, यानी राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, 1 MB बराबर हो जाएगा आपका 1024 KB के। और 1 GB किसके बराबर होता है, तो 1 GB आपका बराबर होता है 1024 MB के। तो दोनों आपको याद रखना है, अगर 1 GB पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1024 MB के बराबर होता है 1 GB। और 1 MB किसके बराबर होता है, तो 1 MB बराबर होता है आपका 1024 KB के। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है यह एक प्रकार की सर्विस होती है, एक प्रकार की सेवा होती है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा यह एक प्रकार की सर्विस है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है प्रतिरोध किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, वह किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है। तो जो जो प्रतिरोध होता है यह ओम मीटर की सहायता से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ओम मीटर। तथा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका होता है ओम। क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका होता है ओम। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है यह किसका बना होता है, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा टंगस्टन, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही। आप इसे याद रखिएगा, जो बल्ब का हमारा फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। तथा इस टंगस्टन का जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है यह काफ़ी उच्च होता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ किसकी बनी होती है। तो जो ड्राई आइस होती है, जो शुष्क बर्फ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है शुष्क बर्फ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है डायनमो का कार्य क्या होता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से इसका ऑप्शन पढ़ के आप जवाब दीजिए। तो डायनमो किसको परिवर्तित करता है, तो जो डायनमो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, तो डायनमो करता है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होता है वह समान रहता है। तो -40 डिग्री जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री पे जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है वह बिल्कुल समान होता है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है मार्फिन का उपयोग किस रूप में किया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मार्फिन का जो उपयोग है यह दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि दर्द निवारक के रूप में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है हर्ट्ज मापने की यूनिट, मतलब हर्ट्ज के द्वारा क्या मापा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी, यानी कि तरंगों की फ्रीक्वेंसी, तरंगों की आवृत्ति किसके द्वारा मापी जाती है, तो हर्ट्ज के द्वारा। यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, तरंगों की आवृत्ति। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है 2018 में यूनेस्को की मूर्त विरासत सूची में किसे शामिल किया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो साल 2018 में यूनेस्को की जो मूर्त विरासत सूची है उसमें किसे शामिल किया गया था, तो विक्टोरियन गोथिक और आर्ट एसेंबल मुंबई। विक्टोरियन गोथिक आपको मिलेगा मुंबई में और आर्ट एसेंबल मुंबई, इन दोनों को जो है 2018 में यूनेस्को की मूर्त विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 16वां प्रश्न हाल ही में भारत का पहला जिला शीतलन प्रणाली जो है कहाँ स्थापित की, मतलब कूलिंग सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। जो कूलिंग सिस्टम है यह भारत का कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला कूलिंग सिस्टम था यह आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा अमरावती। तो इसे आप याद रखिएगा अमरावती। तथा हमारे देश का जो 25वां हाई कोर्ट है वह भी अमरावती में ही बनाया गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दुनिया का जो पहला ब्लू
बॉन्ड है यह लॉन्च किया गया है सेशेल्स देश के द्वारा, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है, सेशेल्स। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य बना है जिसके पास 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, केरल। तो आप इसे याद रखिएगा, केरल जो है देश का पहला राज्य है जिसके पास 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ हाल ही में 2 हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का दर्जा दिया गया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला हवाई अड्डा है आपका कुशीनगर हवाई अड्डा जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया हाल ही में। इसके बाद जो दूसरा हवाई अड्डा एक है देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपको मिलेगा इंदौर में, इंदौर है मध्य प्रदेश में, तो इसे भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, तो इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के द्वारा किस एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर मतलब भारत के द्वारा किस साल मतलब किस समय एकल यानी कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक होते हैं उन पर प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दिया जाएगा, यानी कि भारत के द्वारा किस वर्ष सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? तो यह साल है 2022 का, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, साल 2022 में भारत के द्वारा जो है सिंगल यूज्ड प्लास्टिक यानी कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा साल 2020 को हम मनाएंगे 75वीं अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ, तो इसे भी आप याद रखिएगा। हमारी स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है वह साल 2022 में ही मनाई जाएगी, तथा साल 2022 में ही भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा साल बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको हम कहते हैं FAO, इसी के द्वारा जो है साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि 2023 का जो साल है यह अंतर्राष्ट्रीय बाजरा के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। किसके द्वारा? तो खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार तो आपको बताना है कि किसे प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। तो जो प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार है यह किसको दिया गया है? तो MS स्वामीनाथन को, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो MS स्वामीनाथन का संबंध है किससे? भारत में हरित क्रांति के ये जनक माने जाते हैं। या प्रश्न इसे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो हरित क्रांति के भारत में जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, तथा इन्हीं को प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, परंतु पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वे माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, और भारत के माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, संगम राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संगम राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, यानी इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ए और बी, यानी कि डी। ए और बी दोनों सही है। हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम के द्वारा जो है संगम राजवंश की स्थापना की गई थी, तो आप इसे याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मनुष्यों और उनके व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ह्यूमन जो बिहेवियर होता है, मानव व्यवहार का जो अध्ययन होता है वह किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही, एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसका राइट आंसर आपको होगा 29 अगस्त। क्या हो जाएगा? तो 29 अगस्त के दिन जो है प्रतिवर्ष आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
तथा यह जो राष्ट्रीय खेल दिवस है किसके जन्मदिन का प्रतीक है, तो हॉकी के महान जादूगर जो कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद्र, तो इन्हीं का जन्म दिवस होता है, मेजर ध्यानचंद्र का जन्म दिवस होता है 29 अगस्त को, तथा इन्हीं के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो वर्ष 1911 में। आप याद रखिएगा 1911 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तथा इसी दिल्ली दरबार में ही जो है कलकत्ता से जो है भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था, तथा इसी दिल्ली दरबार में ही भारत की जो राजधानी है वह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है हमारा, क्या है? सेबी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ पे है सेबी का। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सेबी का मुख्यालय आपको कहाँ पे मिलेगा? तो मुंबई में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। सेबी का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पे है? तो मुंबई में जो है सेबी का मुख्यालय है। तो सेबी की स्थापना कब की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सेबी के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो अजय त्यागी। कौन है? तो अजय त्यागी जो हैं ये वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अनुच्छेद 148 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 144 का संबंध किससे है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है हमारा। तो अनुच्छेद 148 का संबंध है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी से, तथा हमारे वर्तमान में नए सीएजी कौन बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो आर्टिकल 148 का संबंध आपका हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से, तो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएजी कहते हैं, तथा हमारे नए सीएजी बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। तो बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक। सीएजी कौन बनाए गए हैं? तो सीएजी बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, परंतु अब जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया मनोज सिन्हा को, तथा गिरीश चंद्र मुर्मू को हमारा नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया गया। तो दोनों करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले क्या थे? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, परंतु अब इनको बना दिया गया है हमारा सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को, और इनके स्थान पे मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया है। तो ये आप करंट अफेयर्स जरूर याद रखिएगा। वहीं अगर हम महान न्यायवादी की बात करें तो महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल 76 जो हमारा अनुच्छेद जो 76 है इसका संबंध है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। और निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 324 यानी कि अनुच्छेद 324। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है यह लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकता है? तो 2, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। तो यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची यानी कि यहाँ पे शेड्यूल जो हमारे संविधान में टोटल जो 12 शेड्यूल हैं, इन 12 शेड्यूल में से किसका संबंध दल बदल कानून से है? यानी कि दल बदल कानून को हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या कहते हैं? दल बदल कानून को बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आपको बताना कि ये जो दल बदल कानून है, यह जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसका संबंध किस शेड्यूल यानी कि किस अनुसूची से है? तो दल बदल कानून का संबंध आपका है अनुसूची 10 यानी कि शेड्यूल 10 से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में। तथा यह क्यों फेमस है? तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न।
तो सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1829 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। 1829 में जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा किसने लगाया था? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप याद रखिएगा, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के द्वारा जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ किसने उठाई थी? भारती का क्या नाम है? तो उनका नाम है राजा राम मोहन राय। आप याद रखिएगा, सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले जो पहले भारतीय थे वह थे राजा राम मोहन राय। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा 1829 ईस्वी में पूरी तरह से जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध तत्वबोधिनी सभा से है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो तत्वबोधिनी सभा से किसका संबंध है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर का, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। देवेंद्र नाथ टैगोर का जो संबंध है वह तत्वबोधिनी सभा से है, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा तत्वबोधिनी सभा का जो स्थापना यह कब की गई थी? तो 1839 ईस्वी में, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है यह 1839 ईस्वी में की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, बीरबल का वास्तविक नाम आपको बताना है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा विष्णुगुप्त किसका वास्तविक नाम था? तो कौटिल्य का, आप इसे याद रखिएगा। कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? तो टाट्या तोपे का, तो ये तीनों आपको याद रखना है। टाट्या तोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और महेश दास किसका वास्तविक नाम था? बीरबल का नाम था। और विष्णुगुप्त किसका नाम था वास्तविक? कौटिल्य का, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र प्रसिद्ध पुस्तक थी इसका संबंध किस क्षेत्र से है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है। तो कौटिल्य के द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, यह किस पर आधारित है? तो यह पूरी तरह से पॉलिटिकल बुक है। आप इसके नाम पे मत जाइएगा, इसका नाम अर्थशास्त्र, परंतु इस पुस्तक में राजनीति से संबंधित जो है बातें कही गई हैं, तो इसका संबंध किससे है? राजनीति से, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो इसको लिखा किसने? तो कौटिल्य ने इसको लिखा है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, स्टैगफ्लेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो स्टैगफ्लेशन का संबंध किससे होता है? मतलब स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? उस स्थिति को जब जो मुद्रास्फीति होती है वह उच्च होती है और उच्च स्थिरता होती है, इस स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि उच्च मुद्रास्फीति और उच्च स्थिरता वाली स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो एमएस ऑफिस जो है यह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यह एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है एमएस ऑफिस, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। यह एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है एमएस ऑफिस, यानी ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो रेलवे की परीक्षाएं होती हैं या बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में लगभग 3 से लेकर 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो इसी कारण से हम डेली के वीडियो में जो है 2 से 3 प्रश्न हम कंप्यूटर के सम्मिलित करते हैं, जिससे कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनकी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाए आने वाले आपकी जो परीक्षा एनटीपीसी के लिए। तो इन प्रश्नों का बिल्कुल ध्यान से सॉल्व किया करिए, क्योंकि हम उसी प्रकार के पैटर्न पर क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं जो अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तथा आगे भी पूछे जाएंगे। तो इन टेस्ट सीरीज को जो हम डेली आप तक पहुंचा रहे हैं उनको आप पूरी ईमानदारी से सॉल्व किया कीजिए। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक्सेल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो एक्सेल का संबंध किससे है? तो एमएस ऑफिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि एक्सेल का संबंध आपका होता है एमएस ऑफिस से, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, आपको लैन का पूरा नाम बताइए, LAN का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, विद्युत चुंबकत्व के जनक कौन माने जाते हैं? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो विद्युत चुंबकत्व के जनक कौन माने जाते हैं? तो माइकल फैराडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकत्व के जनक माने जाते हैं माइकल फैराडे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसकी मदद से? तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं इनको किसके माध्यम से आसानी से ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, डॉपलर प्रभाव। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, इनमें से किसका उपयोग जो है परमाणुवीय ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो परमाणुवीय ईंधन के रूप में दिए गए ऑप्शंस में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो लेड का, यानी ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही है। लेड का जो उपयोग है वह परमाणुवीय ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। बाकी जो 4 ऑप्शन हमारे हैं, 3 ऑप्शन है, यूरेनियम का, थोरियम का और प्लूटोनियम का जो इस्तेमाल है परमाणुवीय ईंधन के रूप में किया जाता है। 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है, पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है आपको बताना है। तो पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में अगर उसी वस्तु का जो द्रव्यमान है चंद्रमा पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है, वही रहेगा। तो इसे ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, जो मास होता है वह कभी भी नहीं बदलता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी जगह जो है किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में एक समान रहता है, चाहे वह कहीं भी रहे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सेंधा नमक जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रॉक सॉल्ट, इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। तो सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लिखते हैं NaCl के नाम से। तो सोडियम क्लोराइड को हम सेंधा नमक के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा सेंधा नमक का और अन्य क्या नाम है? तो इसको हैलाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सेंधा नमक को हम हैलाइट के नाम से भी जानते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ब्रोमीन का प्रतीक क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि ब्रोमीन के प्रतीक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए में। ब्रोमीन का प्रतीक क्या है? तो Br से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रोमीन को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किस प्रक्रिया में गैसीय अवस्था का सीधा रूपांतरण जो है ठोस अवस्था में हो जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसका गैसीय अवस्था का सीधा रूपांतरण ठोस में हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्षेप का, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, निक्षेप। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, निक्षेपण जो होता है इसमें गैसीय अवस्था को सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ड्राई आइस किसे कहते हैं हम? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी कोशिका मानव की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है? तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं, आप याद देखिएगा, तंत्रिका कोशिकाओं को हम न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं, यह मानव की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दिए गए ये सभी जो ईंधन है इनमें से कौन सा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो हाइड्रोजन जो है यह सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है के रखरखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार मानी जाती है? तो ब्लड प्रेशर के रखरखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जो है जिम्मेदार मानी जाती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है हमारी, यह रक्तचाप के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होती है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा अधिवृक्क ग्रंथि। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी कौन है? हमारे देश के प्रेजेंट टाइम में महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल। तो आप इसे याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भारत के महान्यायवादी, प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो के वेणुगोपाल। तथा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे देश के महान्यायवादी होते हैं
इनकी जो नियुक्ति है कौन करता है और किस आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इनकी जो नियुक्ति है आर्टिकल 76 के अंतर्गत की जाती है और कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, यह भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो मनोज सिन्हा प्रेजेंट टाइम में क्या बनाए गए हैं, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। तो इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत का जो 100वां हवाई अड्डा है वह कहाँ बनाया गया है। तो भारत का जो 100वां हवाई अड्डा है यह कहाँ बनाया गया है, तो सिक्किम का जो पाक्योंग हवाई अड्डा है, आप याद रखिएगा, सिक्किम का जो पाक्योंग हवाई अड्डा है यह हमारे देश का 100वां अंतर्राष्ट्रीय 100वां हवाई अड्डा है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा सिक्किम। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कौन सा देश का पहला पुलिस बल है जिसके द्वारा सभी मलखानों को डिजिटल कर दिया गया, यानी कि हमारे देश की कौन से राज्य की पुलिस है जिसके द्वारा सभी मलखानों को डिजिटल कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा दिल्ली पुलिस, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, दिल्ली पुलिस। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत का जो पहला संगीत संग्रहालय यानी कि जो म्यूजिक का म्यूजियम है यह कहाँ पे बनाया गया है। तो भारत का जो पहला म्यूजिक म्यूजियम है यह बनाया गया है कहाँ पे, तो तमिलनाडु में, यानी राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। 24वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा जो कैंसर अस्पताल है कहाँ पे बनाया गया है। तो भारत का जो सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है यह बनाया गया है हरियाणा के झज्जर जिले में। कहाँ, तो हरियाणा का एक झज्जर जिला है, यहीं पे जो है भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया गया है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है 25वां, आपको बताना है कि 2021 की जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होगी इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 2021 की जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है इसका आयोजन किया जाएगा हमारे प्यारे देश भारत में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तथा भारत में 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप होगा पुरुषों का, इसका भी आयोजन किया जाएगा, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा 26वां प्रश्न, रजनीश कुमार वर्तमान में किस बैंक के अध्यक्ष हैं, यानी कि किस बैंक के चेयरमैन है रजनीश कुमार वर्तमान में। तो वर्तमान में रजनीश कुमार किस बैंक के चेयरमैन है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं ये बनाई गई हैं जीसी अनुपमा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जीसी अनुपमा। 28वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कब जोड़ा गया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इनटेंजिबल हेरिटेज की यहाँ पे बात हो रही है, तो यूनेस्को की जो इनटेंजिबल हेरिटेज की सूची है, लिस्ट है, उसमें कुंभ मेले को कब सम्मिलित किया गया था, तो 2017 ईस्वी में, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है, 2017 में कुंभ मेले को जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 2017। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मतलब के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं विक्रम नाथ, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, विक्रम नाथ। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अशरफ गनी किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो अशरफ गनी जो हैं अफगानिस्तान के दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं, तो राइट आंसर आपको मिलेगा अफगानिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो 6वीं टेस्ट सीरीज हमारी है उसको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो जल्दी मिलेंगे हम अपनी अगली टेस्ट सीरीज में, तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।